ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर हम पर्टिकुलरली हमारे फोर्थ लेक्चर पे बात कर रहे थे। तो जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर पे भी बता चुकी हूँ कि फोर्थ लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो काफी लेंथी है, जिस वजह से फोर्थ लेक्चर को हमने दो पार्ट में डाला था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं। पार्ट ए के अंदर हमने क्या देखा था? देखिए, पार्ट ए के अंदर हमने ये बात किया था, जैसे हमारा टॉपिक हमसे बोल रहा है, टॉपिक हमारा क्या बनता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर्ड इवेंट इन एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, पर्टिकुलरली आपको कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जिसे आप टारगेट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं पर्टिकुलरली इस यूनिट के अंदर। तो अगर आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि वो मॉलिक्यूल आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपने इसे सिंथेसाइज करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपसे टॉपिक ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस करना है, यानी कि आपने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर सिंथेसाइज करना है, तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए एक ऑर्डर्ड इवेंट होना क्यों जरूरी है, एक पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू एक ऑर्डर्ड वे में आपने आगे मूव करना क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, ऑर्डर्ड इवेंट मतलब क्या होता है और ऑर्डर्ड इवेंट किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्यों जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको बाय थ्योरी के थ्रू आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, साथ ही साथ एक एग्जांपल आपके सामने पुट करके मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करा दी थी कि क्यों हमको ऑर्डर्ड इवेंट की नीड है। क्योंकि अगर हम ऑर्डर्ड इवेंट के थ्रू नहीं जाएंगे तो हमको जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल चाहिए, जो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, वो हमको नहीं ऑब्टेन होता है। इस वजह से क्या है, हमने दोनों दोनों रिएक्शंस देखी, रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस, दोनों रिएक्शंस के थ्रू ये एक्सप्लेन मैंने फर्स्ट लेक्चर पे आपको किया कि क्यों ऑर्डर्ड इवेंट किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन मैं आपको लेक्चर नंबर ए पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। बट इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऑर्डर्ड इवेंट के थ्रू जाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, एक ऑर्डर्ड इवेंट को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। और आज के लेक्चर पे हम उन्हीं गाइडलाइंस पे डिस्कशन लेने वाला है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने जैसे ये चीज पहले भी बोली, आप जो गाइडलाइंस मिलेंगी ना डिफरेंट बुक्स पे, वो बहुत सारी होंगी। तो देखिए, अगर आप बहुत सारी गाइडलाइंस को माइंड पर नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे सिर्फ 6 गाइडलाइन शेयर की हुई है, 6 से ज्यादा भी गाइडलाइंस है, बट मैंने 6 गाइडलाइन शेयर की हुई है बिकॉज इतना सारा माइंड पर रखना भी मुश्किल हो जाता है और एग्जाम पे उतना सारा मटेरियल लिखना भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज टाइम लिमिट भी रहती है। तो आपने क्या करना है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग आप इतना कर सकते हैं कि ये 6 गाइडलाइंस अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं विद एग्जाम्पल और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी पूरी 6 गाइडलाइंस को शो कर रहे हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे आप एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है। तो अगर आप ये सारी की सारी, यानी कि इन 6 गाइडलाइंस को भी अगर आप प्रॉपरली लिख लेंगे तो डेफिनेटली आपका एक मार्क्स भी एग्जाम पे नहीं कटेगा। तो आप जितना लिख रहे हैं उतना बेटर, अच्छी तरीके से लिखिएगा बिकॉज गाइडलाइंस तो आपकी बहुत सारी है। तो आप 6 गाइडलाइंस को शो कीजिएगा और अच्छी तरीके से शो कीजिएगा, प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू शो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो आसान सा लेक्चर है, जस्ट 6 गाइडलाइंस को हमने स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है और आसानी से हो जाएगी। तो सुनिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारी गाइडलाइन फर्स्ट पे। तो फर्स्ट गाइडलाइन आपको क्या बोल रही है, इसे आप सुनेगा। तो आसान सा है, ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि जब भी आप कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर रहे हैं, जब भी आप कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या माइंड पर रखना है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल look at the combination of a substituent present in a target molecule in a readily available starting material। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है ना, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, कोई आपको मॉलिक्यूल दिया जाए कि हाँ आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसे आपने सिंथेसाइज करना है। तो आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था, आप पहले क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको सिंथेसिस के लिए दिया जाए कि ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इसे आप सिंथेसाइज करो, तो पहले आपको देखना होगा कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है। ठीक है, कौन से ऐसे कंपोनेंट है, कौन से ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिससे ये बना हुआ है आपका टारगेट मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच को फॉलो करते हुए रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं, यानी कि अपने टारगेट मॉलिक्यूल के उसके छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। और जो ये छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, जिसे आप बोलते हैं सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये हमारे क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल। इनको एक और टर्म से जाना जाता है, इनको बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल मींस वो मटेरियल जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और जिसकी हेल्प से जब आप सिंथेसिस कराएंगे तो आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये पहली गाइडलाइन का मतलब ये है, पहली गाइडलाइन आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज के लिए दिया जाता है, तो आपने अपने टारगेट मॉलिक्यूल में जब आप रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे, तो बाय रेट्रोसिंथेसिस, बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच, आपने उसे ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल पे तोड़ना है जो
इजीली मार्केट में अवेलेबल हो। तो इजीली मार्केट में अगर कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल है तो आप उनका यूज करके बाय सिंथेसिस अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो वही चीज तो बोली, आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ना है, अपने टारगेट मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ना है कि बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच, बाय रेट्रोसिंथेसिस वो ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल में टूटे जो कि आसानी से मार्केट में क्या अवेलेबल हो। तो कुछ इजीली अवेलेबल होने वाले स्टार्टिंग मटेरियल आपको शो किए हुए हैं कि अगर आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं बाय रेट्रोसिंथेसिस, तो अगर ये स्टार्टिंग मटेरियल आपको वहां पे मिल जा रहे हैं तो यहीं पे आप रिएक्शन को स्टॉप कर दो। फर्दर डिस्कनेक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके साथ क्या है, कुछ स्टार्टिंग मटेरियल शेयर किए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 6 स्टार्टिंग मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 ही स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास होते हैं। देखिए आपके पास तो कितने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्रू बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल है। बट बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल को तो लिख नहीं सकते। तो हमने क्या है, सिर्फ 6 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पुट किया और ये 6 एग्जाम्पल को आप एग्जाम में पुट कीजिएगा कि ये सबके सब क्या है, आपके एक टाइप की इजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे आपको मैं समझाती हूँ। देखिए पहला स्टार्टिंग मटेरियल आपको लिखा हुआ है बाइफिनाइल। ये बोल रहा अगर आपको कोई भी रेट्रोसिंथेसिस में बाइफिनाइल मिलता है तो आप बाइफिनाइल पे ही रिएक्शन को स्टॉप कर दो। क्योंकि देखो जो बाइफिनाइल है ना, इसमें भी आपको एक बॉन्ड देखने को मिल रहा है कार्बन कार्बन, और आपको पता है सीसी डिस्कनेक्शन भी तो होता है। तो आप यहाँ पे बाई सीसी डिस्कनेक्शन और इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करके दो फिनाइल रिंग बना सकते हैं। बाइफिनाइल से इसे नॉर्मल फिनाइल पे बना सकते हैं। तो देखो होगा क्या, अगर आप इसे डिस्कनेक्ट करके दो फिनाइल रिंग तो बना लेंगे, बट देखो क्या ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है? हाँ ये भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है, बट बाइफिनाइल भी तो मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो अगर हमारा बाइफिनाइल मार्केट में इजिली अवेलेबल है तो हम इसे फर्दर डिस्कनेक्ट क्यों करें, खाली टाइम वेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, बाइफिनाइल पे ही रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। बिकॉज बाइफिनाइल क्या है, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो चाहे इसमें फर्दर डिस्कनेक्शन होने के चांसेस है, पर आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। बिकॉज यहाँ ये जो आपका मटेरियल है ये तो आसानी से मिल जा रहा है, तो हम इसी को यूज करेंगे, इसके फर्दर डिस्कनेक्शन हम नहीं कराएंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो बाइफिनाइल भी एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर स्टार्टिंग मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा है आपका फिथैलिक एसिड। ये भी आपका एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर आप बोल सकते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो सकता है। अगर आप कोई भी रेट्रोसिंथेसिस में आपको ये स्पीसीज मिल रही है तो आप यहीं पे रिएक्शन स्टॉप कर दो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने सीसी डिस्कनेक्शन करा दिया, यहाँ पे सीसी डिस्कनेक्शन करा दिया। देखो डिस्कनेक्शन तो फर्दर पॉसिबल है लेकिन आप नहीं कराना। क्यों? क्योंकि आपको ये जो स्पीसीज मिल रही है ये तो मार्केट में अवेलेबल है, तो हम इसे फर्दर क्यों डिस्कनेक्ट कराए। ये स्पीसीज मिल रही है तो हम यहीं से स्टार्ट करा सकते हैं अपनी रिएक्शन को। ठीक है। अगला है आपका टॉलरिक एसिड। तो ये भी क्या होता है, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है। इसमें भी फर्दर डिस्कनेक्शन के तो चांसेस हैं, बट आप फर्दर डिस्कनेक्शन नहीं करेंगे बिकॉज ये एक इजीली अवेलेबल होने वाला मटेरियल है जो कि आसानी से मार्केट में मिल सकता है। तो हम अपनी रेट्रोसिंथेसिस को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजीन, नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड, इसके बाद है आपका ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या है, इजीली अवेलेबल होने वाले मटेरियल हैं। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप जब रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं तो रेट्रोसिंथेसिस में अगर आपको ये सारी स्पीसीज मिल रही है तो आप इन स्पीसीज पे अपनी रिएक्शन को स्टॉप कर देना। फर्दर डिस्कनेक्शन मत कराना बिकॉज ये तो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो फर्दर डिस्कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहली गाइडलाइन आपको जस्ट ये चीज आपको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, आसान थी। अब देखिए सेकंड गाइडलाइंस पे आओ। ये तो जस्ट थ्योरी थी, अब सेकंड गाइडलाइन पे आइए। ठीक है। अब सेकंड गाइडलाइन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रही है इफ इन अ टारगेट मॉलिक्यूल देयर इज एन सब्स्टिट्यूएंट which is difficult to add, then it is a good strategy not to disconnect those group and use starting material containing that substituent। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए बहुत आसान है। ये सेकंड गाइडलाइन आपको जिस इतना बोल रही है कि सपोज आपको एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ऐसा मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए बोल दिया जाए जिसमें एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हों जिनको देखो, जिनको निकालना, जिनको एलिमिनेट करना, डिस्कनेक्ट करना तो आसान है, पर डिस्कनेक्ट करने के बाद जब सिंथेसिस के टाइम आप उसे ऐड करेंगे तो उसका एडिशन क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, जैसे यहाँ पे हमने आपको डिस्कस कराया, मैंने बोला ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इस टारगेट मॉलिक्यूल को आपको सिंथेसाइज करना है। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हो तो सिंथेसाइज करने के लिए आपको मटेरियल भी तो पता होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल से, किस मटेरियल से कॉम्बिनेशन से, किस मटेरियल के रिएक्शन से ये टारगेट मॉलिक्यूल बना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्शन, यानी कि अपने टारगेट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे से फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल में तोड़ते हैं। तो हमने जब तोड़ा, पहले तो हम
रेट्रोसिंथेसिस में उसे तोड़ते हैं, देन जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं उनको बाय सिंथेसिस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमने क्या करना है, तोड़ना है देन जोड़ना है। तो सेकंड गाइडलाइन आपको ये बोल रही है कि सपोज आपको एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसमें ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं जिनको तोड़ना तो आसान है लेकिन जिनको जोड़ना क्या है, मुश्किल है। अभी आपको नीचे पता चलेगा बाय एग्जांपल में जब आपको शो करूंगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो ये बोल रहा है उस केस में आप क्या करो, उस ग्रुप को तोड़ो ही मत। देखिए ना, आपको तोड़ने में प्रॉब्लम आ रही थी तो इससे बेटर है हम उसे तोड़ने की बजाय क्या है, ऐसा ही स्टार्टिंग मटेरियल ले ले, ऐसा ही स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ले ले जिसमें वो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसको तोड़ने की नीड हमें पड़ेगी नहीं। देखो इसको मैं आपको बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, सुनिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने रेट्रोसिंथेसिस लिखी है, सिंथेसिस नहीं लिखी है, मैं आपको सिंथेसिस बना के दिखा दूंगी। अगर आपको नीड है तो आप लिख लीजिएगा, वरना इसमें ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। इस गाइडलाइन में सिंथेसिस की नीड नहीं है, बस रेट्रोसिंथेसिस के थ्रू आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, ये टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये है आपका टारगेट मॉलिक्यूल, यानी कि ये वो मॉलिक्यूल है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है और आपको इसकी नीड है। तो आपसे बोला जाए ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इसे आप सिंथेसाइज करो। अब आपको बनाना क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन किससे बनाना है वो आपको पता नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, किससे बनाना है ये चीज पता करने के लिए अपने टारगेट मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाएंगे, यानी कि इसमें रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, इसे इसके छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। और जब आपको छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे तो उनको आप स्टार्टिंग मटेरियल बोलेंगे, और उन स्टार्टिंग मटेरियल जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, उन स्टार्टिंग मटेरियल का यूज करके अपने टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस करोगे। तो अब कैसे होगा, देखो सपोज कीजिए ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, अब आपने इसमें रेट्रोसिंथेसिस करानी है। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर पे समझा चुकी हूँ कि रेट्रोसिंथेसिस में एरो हमेशा आपके डबल रहते हैं, और एरो के ऊपर आप लिखते हैं कि रेट्रोसिंथेसिस में क्या चल रहा है, और नीचे आप लिखते हैं कि सिंथेसिस में क्या चलने वाला है। समझ में आया? देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें आप रेट्रोसिंथेसिस करा रहे हैं तो डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो देखो ना, डिस्कनेक्शन यहाँ पे दो जगह पॉसिबल है, एक है कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, एक है कार्बन एंड कार्बन के बीच में। तो देखो होगा क्या, फर्स्टली आपने बोला कि आप यहाँ से नाइट्रो ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे हैं, ये जो आपका NO2 ग्रुप है इसे आप निकाल रहे हैं रिएक्शन कंडीशन से बाहर। तो यहाँ पे आप कार्बन एंड नाइट्रोजन का डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो आपने एरो के ऊपर लिखा CN डिस्कनेक्शन, यानी कि कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डिस्कनेक्शन हुआ। ओके लेकिन मैंने नीचे लिखा है नाइट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जब मैं सिंथेसिस कराऊंगी तो जब मुझे इस नाइट्रो ग्रुप को अगेन अपने कार्बन के साथ ऐड करना होगा तो मैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू करूंगी, बाय नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मींस एडिशन ऑफ NO2। तो नीचे मैं वो प्रोसेस लिखूंगी जिसका मैं यूज करूंगी सिंथेसिस के टाइम पे अपने ग्रुप को वापस ज्वाइन करने में, यानी कि डिस्कनेक्शन तो किया, डिस्कनेक्शन के वजह मैं कनेक्शन करूंगी, तो मैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू कनेक्शन करूंगी उसे मैं नीचे लिखूंगी। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो सपोज आपने यहां से डिस्कनेक्शन किया, CN डिस्कनेक्शन हुआ, नाइट्रेशन के थ्रू वापस से NO2 ग्रुप ऐड होने वाला है। तो जब आप डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपको एक बाइफिनाइल रिंग मिलेगी, बाइफिनाइल के साथ आपको NO2 मिलेगा। तो देखो ये दो स्पीसीज स्टार्टिंग में आपको ऑब्टेन होंगी, ठीक है। अब होता कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप फर्दर डिस्कनेक्शन भी करा सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फर्दर डिस्कनेक्शन नहीं कराएंगे, बिकॉज आपका जो ये बाइफिनाइल है ये तो इजिली मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है, तो हम फर्दर डिस्कनेक्शन क्यों कराएं टाइम वेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, इस बाइफिनाइल को लेंगे, NO2 को लेंगे, इन दोनों के रिएक्शन कराएंगे जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो हमको पता चल गया कि ये दोनों क्या है, एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल के लिए। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल को मार्केट से उठाएंगे और इनकी रिएक्शन करा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मली डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू चलूं तो हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है और इनको भी आसानी से आप क्लीव कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इनको क्लीव करूंगी तो मुझे क्या मिलेंगी, दो बेंजीन रिंग, ठीक है, ऐसी स्पीसीज मिल जाएंगी। समझ में? देखो इसको हटा दिए, दो बेंजीन रिंग मिली। अब देखो ये जो बेंजीन है हमने बोला ये भी तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप चाहते कि आप बोलते चलो बाइफिनाइल नहीं, मुझे बेंजीन के थ्रू रिएक्शन करानी है, मैं दो बेंजीन को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रही हूँ और देन मैं उसकी रिएक्शन मतलब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराऊंगी, देन बाइफिनाइल बनाऊंगी, देन बाइफिनाइल की रिएक्शन NO2 के साथ कराऊंगी एंड देन अपना टारगेट मॉलिक्यूल कराऊंगी। तो देखो जो आपके रेट्रोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसी का उल्टा, उसी की इनवर्स क्या होती है, सिंथेसिस। बिकॉज रेट्रो मतलब आपको पता है, रेट्रो मतलब क्या होता है, रिवर्स, और रेट्रोसिंथेसिस मतलब रिवर्स ऑफ सिंथेसिस। तो जो आपकी रेट्रोसिंथेसिस चल रही है उसी को जब आप उल्टी डायरेक्शन में लाएंगे तो सिंथेसिस बन जाएगी। तो देखो हमारी रिएक्शन देखो, मैं इसको और करके ये हटा लेती हूँ, देखिए ऐसा कुछ,
यहाँ पे आपने CC डिस्कनेक्शन करा है, समझ में आया? तो ये आपकी क्या अपेयर हो रही है, आपको रेट्रोसिंथेसिस। आपने पहले CN डिस्कनेक्शन कराया, बाइफिनाइल बनाई, यहाँ पे CC डिस्कनेक्शन कराया, तो फिनाइल, दो आपने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जब आपने रेट्रोसिंथेसिस तो करा दी, जब आप सिंथेसिस कराएंगे तो आपको एक डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, देखो जब आप सिंथेसिस कराएंगे तो पहला स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास दो फिनाइल रिंग, यानी कि इन दोनों को आपने आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या, आप इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन करा के इन दोनों को कन्वर्ट करना चाहेंगे बाइफिनाइल में, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी जो हमने गाइडलाइन सेकंड में बोला। गाइडलाइन सेकंड ये बोल रहा है कि कुछ ग्रुप्स को क्लेव करना, किसी बॉन्ड को क्लीव करना तो आसान होता है, जैसे आपने सीसी बॉन्ड को यहाँ क्लीव कर दिया और दो बेंजीन रिंग तो बना ली, लेकिन बेंजीन रिंग बनने के बाद जब आपने इसको दोबारा से कनेक्ट किया, देखो डिस्कनेक्ट करना तो आसान है लेकिन कनेक्ट करना डिफिकल्ट है। अब आप इन दोनों बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट करके बाइफिनाइल बनाना चाहेंगे तो ये बनाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इससे बेटर क्या है, इस प्रोसेस को फॉलो करने से बेटर क्या है कि मैं फर्दर रिएक्शन आगे को कराऊं ना, मैं क्या कराऊं, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर दूं। अगर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगी तो देखो यहाँ पे इनको ऐड कराने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बाइफिनाइल तो मुझे मार्केट में इजिली मिल रहा है, तो मैं फर्दर डिस्कनेक्शन नहीं कराऊंगी। मैं क्या कराऊंगी, बाइफिनाइल को ही उठाऊंगी, बिकॉज बाइफिनाइल किसकी वजह से बन रहा है, दो फिनाइल रिंग या फिर दो बेंजीन रिंग के कॉम्बिनेशन से। तो इन दो बेंजीन रिंग का कनेक्शन कराना काफी डिफिकल्ट होता है। इनका डिस्कनेक्शन तो हो गया लेकिन कनेक्शन कराना डिफिकल्ट होता है, तो हमसे बोला गया है, तो हमारे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम क्या करें, उस ग्रुप को डिस्कनेक्ट ही ना करें, और डिस्कनेक्ट करने की बजाय इसको डिस्कनेक्ट करने से बेटर कि हम एक ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल लें जहां पर ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को लेने के बजाय बाइफिनाइल ही डायरेक्टली ले लिया, और बाइफिनाइल तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो मैं इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ले लूंगी। रिएक्शन कंडीशन में NO2 ले लूंगी, तो ये रिएक्शन उल्टी चलेगी। देखो इसको मैं, इसकी ये तो रेट्रोसिंथेसिस है, इसकी सिंथेसिस भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, आप बना लीजिएगा, आपकी मर्जी, अपनी भी बना सकते हैं, इसमें इतनी नीड नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनकी सिंथेसिस कराएंगे तो सिंगल एरो लगेगा और ऊपर लिखेंगे नाइट्रेशन, बाय नाइट्रेशन ये कंबाइंड होगी, आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर को क्या कराना है, ये गाइडलाइन को भी अपने माइंड पर रखनी है, बस इतनी सी चीज इसने बोली है, इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है, देयर इज नो नीड फॉर द फर्दर डिस्कनेक्शन बिकॉज बाइफिनाइल इज इजिली अवेलेबल। आप बाइफिनाइल में फर्दर डिस्कनेक्शन मत कराओ, क्योंकि बाइफिनाइल तो इजिली मार्केट में अवेलेबल है, और अगर करा भी रहे हो और आपको बेंजीन मिल रहा है, बेंजीन भी मार्केट में अवेलेबल है, तो बेंजीन का कनेक्शन तो हो रहा है लेकिन डिस्कनेक्शन के बाद कनेक्शन नहीं हो रहा, तो हम उसको फर्दर डिस्कनेक्शन नहीं कराएंगे, हम यहीं पर रिएक्शन स्टॉप करेंगे। ये आपको बोलती है सेकंड गाइडलाइन। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये दो गाइडलाइन हमने डिस्कस की। नाउ थर्ड गाइडलाइन पे चलते हैं, तो थर्ड भी बहुत आसान है, सुनिएगा। देखिए वही चीज है जो मैंने आपको एग्जाम्पल डिस्कस कराया था, देखिए ये जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कराया था वही एग्जाम्पल की गाइडलाइन आपकी बनती है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गाइडलाइन थर्ड ये बोलना चाहती है, एग्जामिन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रुप and then disconnect the group in such a way that the reverse reaction would give a given a right oriented product। ठीक है, तो ये बोल रहा है, देखो आप क्या करेंगे, ग्रुप को डिस्कनेक्ट तो करते हैं, जब आप रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं तो ग्रुप को डिस्कनेक्ट तो कराते हैं, लेकिन ये बोल रहा है ग्रुप को डिस्कनेक्ट इस तरीके से कराना कि आफ्टर डिस्कनेक्शन, जब आप कनेक्शन कराओगे, जब आप सिंथेसिस कराओगे, ग्रुप्स को कनेक्ट करोगे, तो जब आपके ग्रुप कनेक्ट हो तो एक राइट ओरिएंटेटेड में कनेक्ट हो, राइट ओरिएंटेशन में कनेक्ट हो, मतलब जो ग्रुप को आपने जहां से उठाया था वो ग्रुप वहीं पे प्लेस हो। समझ में आया कैसे, मैं आपको बाय एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो अगेन आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल दिया, ये है आपका टारगेट मॉलिक्यूल, और आपसे बोला गया कि चलो इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करो। अब आपको पता नहीं है बनाना क्या है, ये तो आपको पता है, बट बनेगा किससे ये आपको पता नहीं। अब किससे बनेगा ये पता करने के लिए हम डिस्कनेक्शन अप्रोच यूज करेंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम क्या कराएंगे, रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि इनको इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, देखो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आपको यहाँ पर को तोड़ने के अलग अलग चांसेस मिल रहे हैं। आप क्या देख सकते हैं, आप इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं, ये आपकी बेंजीन रिंग सेपरेट हो सकती है, ठीक है। अब इस बेंजीन के साथ यहाँ पर एक आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक आपका एसाइल ग्रुप लगा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, इस अल्काइल ग्रुप को भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इस एसाइल ग्रुप को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कनेक्शन ही नहीं पढ़े, हम यहाँ पे ऑर्डर्ड इवेंट पढ़ रहे हैं। ऑर्डर्ड इवेंट क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे बताया था कि कौन से ग्रुप को आपने पहले तोड़ना है, कौन से ग्रुप को आपने बाद में तोड़ना है, ताकि आप जब डिस्कनेक्शन कराने के बाद कनेक्शन कराएं तो आपको डिजायरेबल टारगेट मिले। तो हम क्या करते हैं, देखो ये तो हमारा मैप बन रहा है, तो मैप में तो हम चांसेस ले सकते हैं, तो हम डिफरेंट चांसेस लेके चलेंगे। तो देखो पहला पाथ हम जो ले रहे हैं, हम देखो ये आपका मॉलिक्यूल है, तो मैंने आपको बता दिया आप यहां से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे दो पाथ दिखाएं कि आप पाथ ए के थ्रू भी जा सकते हैं, पाथ बी के थ्रू भी। तो पाथ ए आपको क्या बोल रहा है कि आप क्या कराओ यहाँ पे एल्काइलेशन, और यहाँ जो प्रोसेस होगी इसे आप बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी कि आप
आप यहाँ अल्काइल ग्रुप को फर्स्टली एलिमिनेट करेंगे। तो मैंने जैसे बोला आप ये वाले ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप को भी निकाल सकते हैं, असाइल ग्रुप को भी निकाल सकते हैं, बट पहले किसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम ट्रायल वगैरह मतलब ये तुक्का वगैरह नहीं लगाते कि चलो इसको निकाल देते हैं, हम क्या पूरा मैप तैयार करते हैं, एक बार हम इसको निकाल के देखेंगे, एक बार इसको निकाल के देखेंगे, और जब निकलने के बाद हमारे जो फ्रेगमेंट मिलेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे, जब उनको कनेक्ट करेंगे, जब जो राइट ओरिएंटेटेड का प्रोडक्ट देगा वो ही हमारा मेन रूट होगा। तो देखो स्टार्ट करते, देखो कैसे करोगे। तो फर्स्टली आप बोलोगे चलो हम पाथ ए के थ्रू जा रहे हैं, तो ये वाला है हमारा पाथ ए। पाथ ए आपसे बोल रहा है कि आपने सीसी डिस्कनेक्शन किया, देखिए आपने सीसी डिस्कनेक्शन किया, और क्या करने वाला है यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी कि आप यहाँ से अल्काइल ग्रुप को बाहर एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये बना फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू आप इस चीज को वापस से अप्रोच करा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अल्काइल ग्रुप निकाला है, इतनी चीज क्लियर है। तो अगर मैं इस अल्काइल ग्रुप को निकालू तो क्या बनेगी, एक तो मेरे पास ये ग्रुप आपका एज इट इज मिल जाएगा, उसके साथ साथ ये अल्काइल चेन मुझे मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनाए हुए, तो अब आपको इतना तो पता चल गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बने, सिंथोन से बने। सिंथोन कहां से आएंगे, देखो जब आप इस ग्रुप को तोड़ोगे तो यहाँ पे चार्ज लगेंगे, बेंजीन में लगेगा नेगेटिव चार्ज। देखो मैं इस ग्रुप को एलिमिनेट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपका ये ग्रुप था, ये अल्काइल चेन थी, अगर आप इस अल्काइल चेन को क्लीव करोगे तो आफ्टर क्लीवेज आपको जो स्पीसीज मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ये अल्काइल है, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगी। देखिए मैं बताती हूँ, ये लगेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इसके पास ये है, यहाँ पे लगा था इसके ऊपर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे लगा था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज मिला है, ये जो आयनिक स्पीसीज मिली, इसे आप बोलते हैं सिंथोन। इसको क्या बोलते हैं, सिंथोन। ये चीज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी डिस्कस करा चुकी हूँ। ये बने आपके सिंथोन, ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या है, सिंथोन, ठीक है। अब होगा एक डोनर एक एक्सेप्टर, ये भी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, सिंथोन तो इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब ये रिएक्टिव फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। अब आप इसमें क्या है, बाहर से ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे आपका नेगेटिव के साथ क्या लग सकता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हुआ, हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का अप्रोच करा सकते हैं, इसे न्यूट्रल बना सकते हैं, तो इसको मैंने डायरेक्टली इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और पॉजिटिव है, इसके साथ कोई नेगेटिव स्पीसीज आ सकती है जैसे हैलोजन, तो क्लोरीन को अगर मैं ऐड कर दूं तो इस पोजीशन में मेरा क्या आ जाएगा, देखिए क्लोरीन। तो मैंने क्या डायरेक्टली लिखे हुए हैं, तो सिंथोन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट कर सकते हैं, बिकॉज आप पहले ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे क्या बने, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, एक ये बना एक ये बना। सिंथेटिक इक्विवेलेंट मतलब ये हमारे अब क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल, इनका हम यूज करके अपनी रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन करा के सिंथेसिस करा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये हमारा पहला रूट था, ठीक है। इसको मैं वापस सही कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बना, ठीक है। तो देखो हमने पहला रूट फॉलो किया और हमको ये स्पीसीज मिली। अब आपने देखना है कि क्या ये दोनों एज अ स्टार्टिंग मटेरियल की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं, तो जब आप इनमें आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इनकी रिएक्शन के बाद क्या आपको यही प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो प्रोडक्ट तो मिलेगा, पर राइट ओरिएंटेशन का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राइट ओरिएंटेशन मतलब जो ग्रुप आपने जहां से निकाला था वहीं पे प्लेस है कि नहीं। ये ग्रुप को आप जब इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो ये ग्रुप यहीं पे जाके अटैच होगा या फिर कोई दूसरी पोजीशन में जाके अटैच होगा, ये भी आपने देखना है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे आगे बताऊंगी। अब देखो पाथ बी के थ्रू भी चलते हैं, ये आपका पाथ बी है। पाथ बी आपसे बोल रहा है कि आप अल्काइल ग्रुप को पहले मत तोड़ो, आप असाइल ग्रुप को पहले तोड़ो। तो आप जब असाइल ग्रुप को तोड़ोगे बाय सीसी डिस्कनेक्शन, और जब इसका कनेक्शन होगा फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन का यूज करेंगे, तो देखो ये ग्रुप आपका एलिमिनेट होगा, तो क्या बनेगी, ये आपकी फिनाइल रिंग, इसके साथ आपका अल्काइल चेन, और ये आपका असाइल ग्रुप एलिमिनेट हो गया बाहर। तो हमको क्या है, एक बार ये दोनों सिंथेटिक, ये दोनों हमको स्टार्टिंग मटेरियल मिले, एक बार ये दोनों हमको स्टार्टिंग मटेरियल मिले, ठीक है। अब बात आती है कि ये भी स्टार्टिंग मटेरियल है, ये भी स्टार्टिंग मटेरियल है इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसके लिए ये दोनों रिएक्टेंट भी है, ये दोनों रिएक्टेंट भी है, बट कौन से रिएक्टेंट अच्छे हैं, कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आफ्टर रिएक्शन आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा, उसको देखने के लिए अब हम क्या कराएंगे, सिंथेसिस। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जैसे डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या देखना पड़ेगा। आपको ये बोल रहा है ये जो आपका साइल ग्रुप है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O CH3 वाला जो ग्रुप है, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग मतलब देखो ना, आप क्या कीजिएगा, मैंने जैसे यहाँ पे सिंथेसिस पूरी लिखी हुई है, मतलब मैंने जो राइट सिंथेसिस है, जो सही सिंथेसिस है उसे लिखा हुआ है। आप दोनों को करके दिखा सकते हैं कि क्या आपका सही है क्या आपका गलत है। तो देखो एक्चुअल में होगा क्या, मैं आप पे आपको सिंथेसिस करके दिखाऊं, पहले रफली समझा रही हूँ, देन पर्टिकुलर सिंथेसिस पे लेके चलूंगी। तो जब आप सिंथेसिस कराओगे तो मैंने आपको क्या बोला, क्या होता है, ये दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स में जाएगी। रिवर्स में जाएगी मतलब आप इन दोनों को, सो सॉरी बहुत टेढ़ा बन रहा है, एक मिनट, ठीक है।
देखो, आप क्या करोगे, इन दोनों को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोगे और इनके बीच में रिएक्शन करा के देखोगे क्या ये ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर मैं रिएक्शन को उल्टा लेके चलूं और इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराऊं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपने इस असाइल ग्रुप को कहाँ अप्रोच कराना है, अपनी बेंजीन रिंग में। अब देखो वही चीज है, अगर आप इस असाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में अप्रोच कराना चाहते हैं, तो अब बात ये आती है कि असाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के कौन से कार्बन पे अप्रोच करेगा। अब कौन से कार्बन पे अप्रोच करेगा वो डिपेंड करेगा उस ग्रुप पे जो बेंजीन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये जो ग्रुप है वो बताएगा कि बाहर से जो अपकमिंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में जाके अप्रोच करेगा। अब देखो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और आपको पता है अल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आपकी नॉलेज के लिए, आप इसे लिख लीजिएगा, मैं आपको नोट शेयर करूंगी तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ये बोल रहा है अल्काइल ग्रुप क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है। मैंने मेटा बोला क्या, देखो अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपका, पैरा डायरेक्टिंग होता है। पैरा डायरेक्टिंग मतलब ये चाहेगा कि जो बाहर का आपका अपकमिंग ग्रुप है वो पैरा पोजीशन में जाके अप्रोच करे। तो देखो ये आपकी ग्रुप है, इसके लिए ऑर्थो ये हो जाएगा, मेटा ये हो जाएगा, पैरा ये हो जाएगा। यानी कि ये चाहेगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये चाहेगा कि बाहर से अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो ये कौन सी पोजीशन में आए, इस पोजीशन यानी कि पैरा पोजीशन में आए। तो देखो जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये ग्रुप आपकी कौन सी पोजीशन में आएगा, पैरा पोजीशन में। और कैसे आएगा मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपका क्या था, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वही चीज है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर बताया था सिंथेटिक इक्विवेलेंट सिंथोन वाला। यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपने पहले क्या पॉजिटिव चार्ज था तो क्लोरीन लगाया, होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेंगे। और आपका जो ये एसाइल ग्रुप है ये जाके कहाँ अप्रोच करेगा, इस पैरा पोजीशन में अप्रोच करेगा। तो देखो अगर ये जैसे ही पैरा पोजीशन में जाएगा तो आपको ये स्पीसीज मिलेगी, आप देख सकते हैं ये स्पीसीज मिली, क्लोरीन आपका बाहर निकला, यहाँ से देखो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला, यहाँ से हाइड्रोजन, ये एचसीएल बना के बाहर निकल गए और असाइल ग्रुप आपका पैरा पोजीशन में अप्रोच हो गया। तो ये रूट तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, आपको आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपको ऑब्टेन विद स्टार्टिंग मटेरियल ये आपने मार्केट से खरीदे, इनकी रिएक्शन कराए और आपने देखा कि हाँ आपको प्रोडक्ट सही से मिल रहा है। लेकिन इनमें आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो ना बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपकी एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में अब आप रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, इस ग्रुप में आप रिएक्शन कराना चाह रहे हैं इस अल्काइल ग्रुप का। अब देखो अल्काइल ग्रुप का आप रिएक्शन तो कराएंगे अपनी बेंजीन के साथ, बट अल्काइल ग्रुप आपकी बेंजीन की कौन सी पोजीशन में जाके अप्रोच कर रहा है वो डिपेंड करेगा बेंजीन में जो ये असाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है इस पे। अब देखो असाइल ग्रुप क्या होता है, यहाँ लिखा है सी डबल बॉन्ड और CH3 जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग मतलब ये चाहेगा कि अगर बाहर से कोई ग्रुप आ रहा है तो ये इसकी मेटा पोजीशन में आए। मेटा पोजीशन कौन सी हुई, ऑर्थो, ये हुई मेटा, ठीक है, ऑर्थो ये हुई मेटा, यानी कि इन दोनों पोजीशन पे ही आए, ये ऐसा प्रेफर करेगा। तो अगर आप इस अल्काइल ग्रुप को ऐड करोगे अपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में तो ये वाला जो ग्रुप है वो आइदर ये वाली पोजीशन में आएगा या ये वाली पोजीशन, बट हमको ये दोनों पोजीशन में तो चाहिए ही नहीं। अगर देखिए अगर आप इन दोनों का एडिशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका ग्रुप आएगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं वापस से बनाती हूँ, बेकार लग रहा है, देखिएगा ये आपकी फिनाइल रिंग बनाई, इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ ये बना, उसके बाद ये ग्रुप आपके कौन सी पोजीशन में आ रहा है, मेटा पोजीशन में आ रहा है, ये ऑर्थो ये मेटा पोजीशन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है ये रिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको इस पोजीशन में ये रिंग देखने को मिलेगी। बट ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो हमारा नहीं था, देख लीजिए दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, मेटा का, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, पैरा का, तो मेटा का प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, जैसे एक रेट्रोसिंथेसिस कराई और रेट्रोसिंथेसिस से देखा कि हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल हमको मिले वो मार्केट में तो इजीली अवेलेबल है, बट अगर इन दोनों को हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे तो हमको हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट तो वही मिल रहा है बट डिजायरेबल कौन से ओरिएंटेशन का है वो नहीं मिलेगा। देखो ग्रुप्स आपके बिल्कुल सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, यहाँ पे मेटा का है यहाँ पे पैरा का है। तो हमने क्या बोला, हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए और प्रोडक्ट वो भी राइट ओरिएंटेशन का मिलना चाहिए, यानी कि जो ग्रुप को जहां से उठाया है आप चुपचाप उस ग्रुप को वहीं पे रख देंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो मैंने रफली आपको सिंथेसिस बता दिया, अब आप यहाँ पे राइट सिंथेसिस लिख सकते हो और वे भी क्या है, आप जिस इतना लिख लेंगे ना कि ये जो आपका साइल ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है और अल्काइल ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है, तो पाथ भी यानी कि जहां पे आप असाइल ग्रुप वाली बात कर रहे हैं, फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन करा रहे हैं, वो आपका करेक्ट डिस्कनेक्शन है। तो हमने साफ साफ लिख दिया। देखो आप इस ग्रुप को भी फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो आपका ग्रुप है इसे भी फर्दर डिस्कनेक्ट करा सकते हैं, यहाँ से आप इसे डिस्कनेक्ट कराओगे, अल्काइल चेन आपकी बाहर निकल जाएगी, बेंजीन आपका अलग निकल जाएगा। लेकिन ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है तो आप यहाँ से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पूरा दिखाया बेंजीन है, ये आपका साइल आपकी अल्काइल की
चेन है तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे जहां से हमने इसे निकाला, सपोज हम यहीं से बात करें, चलो हमने यहाँ पे बताया, तो हम अभी तो ये बोल देते हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है इसके साथ ये क्लोरीन निकला, तो इनके बीच में रिएक्शन हुई तो आपका अल्काइल चेन ये वाली पोजीशन में अटैच हो गया। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराने वाले हैं, असाइल ग्रुप के साथ, तो रिएक्शन कंडीशन में असाइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हमने बोला पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि ये बोलेगा कि बाहर से जो ग्रुप भी आ रहा है, कोई भी ग्रुप आ रहा है वो पैरा पोजीशन में है, यानी कि इस पोजीशन में है। तो अगर आप इस असाइल ग्रुप को ऐड कराना चाहते हैं तो असाइल ग्रुप आपकी पैरा पोजीशन में जाएगा, और पैरा पोजीशन में जाएगा तो आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, वो भी प्रॉपर, या फिर आप बोल सकते हो राइट ओरिएंटेशन पे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको कौन बोलती है, गाइडलाइन थर्ड। कितना आसान था, समझ में आया? तो देखो ना, आपको समझाने के लिए मैंने दोनों सिंथेसिस कराई, बट होप आप इतना खुद से समझ पा रहे होंगे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पे डिस्कस किया कि आपको जस्ट ये देखना है कि ये स्टार्टिंग मटेरियल तो मिल गए, ठीक है, ये तो मिल गए, बट कौन सा पाथ आपके लिए जरूरी है ये आपको जानना, और यही चीज आपको ऑर्डर्ड इवेंट बताती है। इतनी चीज क्लियर है? ये दोनों ही आपके रिएक्टेंट है, बट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का प्रोडक्ट कौन देगा ये आपको ऑर्डर्ड इवेंट की गाइडलाइंस बताती है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हमारे नेक्स्ट गाइडलाइन पे, गाइडलाइन 4। ओके, अब देखिए गाइडलाइन 4 आपको क्या बोल रही है, तो ये भी काफी आसान है, सुनिएगा। गाइडलाइन 4 आपको ये बोलती है कि ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन ऑफ अ टारगेट मॉलिक्यूल, इफ देयर इज अ चॉइस, then disconnect first the most electron withdrawing group of a substituent because these substituent will deactivate, so it is difficult to add anything else। तो होता क्या, देखिए, अगर आपके पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल है और उस टारगेट मॉलिक्यूल में आपके पास चॉइस है कि कौन से ग्रुप को आप तोड़ना चाहते हो, आपकी मर्जी है, जैसे हमने ऊपर देखा हमारे पास यहाँ चॉइस थी, दो चॉइस थी, हम इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते, इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते थे। तो बोला अगर आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल है और उस टारगेट मॉलिक्यूल में आपको चॉइस दी जा रही है, तो अगर आपका किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को तोड़ो। क्यों तोड़ो, देखो, बिकॉज होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, आपकी पूरी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देती है, और अगर बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गई तो वो कोई दूसरे ग्रुप को ऐड करने में वहां पे आपको डिफिकल्टी फील होगी। इससे बेटर क्या है, हम सबसे पहले, अगर देखो जब भी हम डिस्कनेक्शन कराएंगे और डिस्कनेक्शन के टाइम पर सबसे पहले अगर हम लोग विड्रॉइंग ग्रुप को निकाल देंगे, तो आपको पता है जो चीज डिस्कनेक्शन में सबसे पहले होती है वो कनेक्शन में सबसे लास्ट में होती है। तो हम जब कनेक्शन कराएंगे तो हम अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का यूज सबसे लास्ट में करेंगे, और जब वो अगर सबसे लास्ट में ऐड हो रहा है तो उसका तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बाकी ग्रुप में। तो वही चीज आपको बोली गई है। अब इसको मैं आपको बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, सुनेगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये है आपका टारगेट मॉलिक्यूल। आपसे बोला गया इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करो, मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, आपने इसे बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, वही चीज हो गया, आपको बनाना क्या है वो तो पता है, बट किससे बनाना है वो नहीं पता। आप क्या करेंगे, इसे इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच, जिसे आप बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। तो हम ऊपर लिखेंगे हमने कराई रेट्रोसिंथेसिस, और रेट्रोसिंथेसिस में हमने अपने टारगेट मॉलिक्यूल को उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा, और तब तक तोड़ा जब तक वो ऐसे फ्रेगमेंट में, ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट नहीं हो जाता जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, इसे आप डिस्कनेक्ट करो। तो फर्स्टली यहाँ पे देखो, क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो चॉइस है, तो सबसे पहले चलो हम NO2 ग्रुप को ही निकालें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पे जो डिस्कनेक्शन कराएंगे वो कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन कराएंगे, और इस कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन से हमारा NO2 ग्रुप निकल जाएगा, और NO2 ग्रुप हमारा जो निकला है उसको जो हम ऐड करेंगे बाय सिंथेसिस, अभी तो हम रेट्रो सिंथेसिस कर रहे हैं, जब इसमें सिंथेसिस करेंगे तो उल्टा चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो सिंथेसिस के टाइम पे NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेंगे, बाय नाइट्रेशन। तो नीचे हमने क्या लिखना है, वो प्रोसेस जिससे हम सिंथेसिस करेंगे। तो हमने ऊपर लगाया डिस्कनेक्शन, नीचे कराया कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन होगा बाय नाइट्रेशन। इतनी चीज क्लियर आई? तो अगर NO2 ग्रुप निकलेगा तो ये स्पीसीज मिलेगी। अब देखो, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब देखो, अब हम इसमें क्या कराएंगे, वो चीज हटाएंगे। देखो एक मिथाइल है, एक वो है आपका एक है आपका मिथॉक्सी ग्रुप हो गया OMe, एक हो गया आपका ये अल्काइल चेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या, जो बल्की ग्रुप है, जो आपका बल्की ग्रुप है, उससे हम, तो देखो अब आपके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है,
एक आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप है, एक आपके पास अल्काइल चेन है। तो देखो अब हम लोग किसको तोड़ा, तो हम ऐसा सोच सकते हैं ये आपकी क्या एक लंबी चेन है, एक बल्की ग्रुप है, तो क्यों ना पहले इस बल्की ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सीसी डिस्कनेक्शन, और ये सीसी डिस्कनेक्शन तो हम कराएंगे और इस अल्काइल चेन को तो निकाल देंगे, बट जब आप इस अल्काइल चेन को वापस से ऐड करेंगे तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेंगे, बाय फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हमने लिख दिया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नीचे, इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या बनी, अब आपकी ये स्पीसीज बनी। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो अब आपका ये जो स्पीसीज है, देखो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इस मिथॉक्सी ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं, कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब सॉरी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, एक ग्रुप को आप दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि देखो आपके पास एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, बट एक ग्रुप के कन्वर्जन से वो इजीली अवेलेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पर एफजीआई कराते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ कंडीशंस होती है जो हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन वाले लेक्चर्स पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एफजीआई कराई, और ये जो आपका यहाँ पे ईथर था, आर जो ग्रुप था, इसे आपने कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी में। तो ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी में। तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है एफजीआई आपने कराई, दैट्स इट। तो अब जब आप एफजीआई कराएंगे तो आपको ये स्पीसीज मिली, और आप देख सकते हैं ये इजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, तो ये तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा मार्केट का अवेलेबल मटेरियल है, आप इसे लाइए और इसमें आप क्या कराओ, देखो ये तो आपने डिस्कनेक्शन देखा, ये आपको पाथ मिल गया कि कैसे कैसे आपने अपने टारगेट मटेरियल को तोड़ा और आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिला। अब स्टार्टिंग मटेरियल मिला और अब आपने टारगेट बनाना है, तो अब इसी का आप उल्टा चलेंगे। तो ये था आपका रेट्रोसिंथेसिस, इसी का उल्टा क्या हो गया, सिंथेसिस। तो हम सिंथेसिस जब क्या कराएंगे, हम क्या बोलेंगे कि आपके पास ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें आपने एफजीआई कराया तो हाइड्रोक्सी ग्रुप मिथॉक्सी में कन्वर्ट हो गया। फिर जब आपने इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कराया, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया, तो अल्काइलेशन की वजह से आपने अल्काइल ग्रुप ऐड किया। अब देखो बात ही आती है कि अल्काइल ग्रुप ऐड करना है तो बेंजीन की कौन सी पोजीशन में होगा, इसी पोजीशन में हमने क्यों ऐड किया, उसका रीजन मैं जब सिंथेसिस शो करूंगी उस टाइम पे शो कराऊंगी। अभी जस्ट बता रही हूँ कि आप क्या करेंगे, फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, उसके बाद क्या कराएंगे, नाइट्रेशन, तो आपकी नाइट्रो ग्रुप ऐड होंगे। तो देखो हमने क्या किया, डिस्कनेक्शन के जो स्टेप्स फॉलो किए थे उसी को रिवर्स कर दिया, हमको मिल गई सिंथेसिस, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो गया। बस इसी को अब आप सिंथेसिस में शो करेंगे। बस सिंथेसिस में माइंड पर रखने वाली बात ये है कि जब भी आप ग्रुप को ऐड करेंगे कि ग्रुप आपके प्रॉपर ओरिएंटेशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये आपका मटेरियल था, स्टार्टिंग मटेरियल, आप इसे मार्केट से लाए और इसके थ्रू आपने अपना टारगेट मटेरियल बनाया। कैसे बनाया, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डाइमिथाइल सल्फेट यानी कि बेस का यूज करते हुए यहाँ पे एफजीआई कराई। जैसे आप एफजीआई कराओगे तो क्या होगा, ये जो आपका ईथर था ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथॉक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हमने यहाँ पे एफजीआई कराई, और एफजीआई किसकी प्रेजेंस में हुई, बेस की प्रेजेंस में हुई, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप मिथॉक्सी में कन्वर्ट हो गया। हमने ये तो करना था, हाइड्रोक्सी को मिथॉक्सी में कन्वर्ट करना था बाय एफजीआई। एफजीआई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हुआ, यानी कि डाइमिथाइल सल्फेट की प्रेजेंस में हुआ। ओके, तो ये स्पीसीज आपको मिल गई। अब आपने फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराना है, तो आपने AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया, यानी कि इस अल्काइल ग्रुप को अपनी रिंग में ऐड किया। अब वही बात आ गई, अगर आप इस अल्काइल ग्रुप को रिंग में ऐड करना चाहते हैं तो ये जो ग्रुप बाहर से ऐड हुआ है, जो आपका अपकमिंग ग्रुप है, ये आपकी रिंग की कौन सी पोजीशन में जाएगा, आपको तो यहाँ डिफरेंट पोजीशन मिल रही है। देखो ये दोनों पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, ओके, इसके अलावा ये 4 पोजीशन तो वैकेंट है। आप इन चारों में से कौन सी पोजीशन में अपने अल्काइल ग्रुप को डालोगे, वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मैं मिथॉक्सी की बात करूं, ये जो मेन ग्रुप है इसकी बात करूं, तो अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप को ऐड करेगा। तो आपकी ऑर्थो पोजीशन ये हो जाएगी, और पैरा पोजीशन क्या होगी, ये मेटा होगा, ये आपकी पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या किया, देखो ये 3 पोजीशंस आप में यहाँ पर को आपका जो बाहर से ग्रुप है वो ऐड हो सकता है। तो हमको कौन सी पोजीशन चाहिए, ऑर्थो पोजीशन चाहिए, ये वाली पोजीशन प्रेफर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो डायरेक्टिंग बिहेवियर देखेंगे, हम अपने बाहर से जो आपका अल्काइल ग्रुप है इसे ऑर्थो पोजीशन में अप्रोच कराएंगे। तो देखो ऑर्थो पोजीशन ये भी है, बट यहाँ पे क्या आपके अल्काइल ग्रुप जो है वो एक चेन के फॉर्म में है, एक सिंगल अल्काइल तो नहीं है, एक चेन के फॉर्म में है। तो बोल सकते हो एक बल्की ग्रुप है। तो इस बल्की ग्रुप को हम दो ग्रुप के बीच में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो देखो हमको जो पोजीशन मिली वो कौन सी पोजीशन मिली,
देखिए ऑर्थो पोजीशन मिली, बट ये ऑर्थो पोजीशन आपकी प्रिफर्ड नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपका हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम अपनी ऑर्थो पोजीशन ये प्रिफर करेंगे और इस पोजीशन में अपने अल्काइल ग्रुप को प्लेस करेंगे। तो देखो जो अल्काइल ग्रुप आया वो कौन सी पोजीशन में आया, इस पोजीशन में आया। जो आपको चाहिए था, यही पोजीशन तो चाहिए थी, उसी पोजीशन में आपको मिल भी गया। ठीक है, अब आपको क्या कराना है, देखो अल्काइल ग्रुप हो गया, अब आपने क्या कराना है, NO2 ग्रुप को ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे, बाय नाइट्रेशन। तो आपने यहाँ पर को क्या किया, कंसंट्रेशन HNO3 लिया और कंसंट्रेशन H2SO4 लिया, और बाय नाइट्रेशन आपने क्या किया, NO2 ग्रुप को ऐड किया। अब देखो जो आपके दो NO2 ग्रुप आने वाले हैं वो कौन सी पोजीशन में आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, अगेन यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं इन पे डिपेंड करेगा। अब देखो अभी अभी मैंने आपको बोला ये जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि ये या ऑर्थो पोजीशन प्रेफर करेगा या आपकी पैरा पोजीशन प्रेफर करेगा। तो देखो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये हुई और ये हुई, और पैरा पोजीशन क्या हुई, ये हुई। ठीक है, तो एक ऑर्थो पोजीशन ये हुई, पैरा पोजीशन ये। अब ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, बची क्या, ये दोनों पोजीशंस। ठीक है, और अभी हमने ऊपर देखा कि जो आपका ये अल्काइल ग्रुप होता है ये कैसा होता है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि ये चाहता है कि बाहर से जो ग्रुप आए वो पैरा पोजीशन में आए। तो इसके लिए पैरा पोजीशन क्या हुई, ये ऑर्थो हुई, ये मेटा हुई, ये पैरा हुई। तो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, यहां से जाएंगे ऑर्थो मेटा पैरा, तो देखो यहाँ भी पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है। तो बची क्या, यानी कि इस अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप तो चाहता था पैरा पोजीशन पे आए, बट पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है। तो इस अल्काइल ग्रुप की बात कोई नहीं मानेगा। ठीक है, इसकी बात हम नहीं मानेंगे, हम किसकी बात मानेंगे, मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 की बात मानेंगे। अब OCH3 के लिए दो ही पोजीशन बची है, ये पोजीशन है कि ये पोजीशन, सिर्फ इन दोनों पोजीशन में ग्रुप आ सकता है। तो दो NO2 डालने हैं, तो आप एक इस पोजीशन में डालिए, एक इस पोजीशन में डालिए। तो देखो अगर आप इनको डालेंगे तो आपको मिल गया आपका स्टार्टिंग मटेरियल, सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मिल गया हमारा, हमको हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो देखो कितना आसान था, तो देखो बहुत आसान रहता है। आपको जो नॉन एग्जाम्पल है बस आप उनको पुट कर दीजिएगा, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारी बनी गाइडलाइन 4, जो कि हमको ये बोलती है कि हमको अगर चॉइस है, कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल रहा है तो हम पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को निकालेंगे। तो देखो हमने पहले NO2 को निकाला, और NO2 को जब हमने इसकी सिंथेसिस किया तो NO2 हमारा लास्ट में ऐड हुआ। लेकिन NO2 को अगर हम लोग पहले ही ऐड कर देते, यहीं पे कहीं पे हम लोग NO2 का यूज करते, तो NO2 अगर ग्रुप रिंग में पहले ही लग जाएगा तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से बाकी के ग्रुप को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बस आपको एक ट्रिक आपको दी हुई है, आपको एक रूल आपके सामने पुट किया गया है कि अगर आप डिस्कनेक्शन करा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से कराओ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसे आप पहले एलिमिनेट करो, ताकि आपको जब डिस्कनेक्शन करा के कनेक्शन करा के आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको डिजायरेबल मिलेगा, जो आपको चाहिए वही मिलेगा। तो पहले ही आप इन कंडीशंस को फॉलो कर दो ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने वही किया और हमको प्रॉब्लम भी नहीं है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमने कितनी गाइडलाइंस कवर की, अब गाइडलाइन 4। ठीक है, अब दो बची हुई है, इन दोनों को भी समझो, आसान है, हो जाएंगे। देखिए अब देखिए बात करते हैं गाइडलाइंस 5 पे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सी गाइडलाइन है, छोटी सी गाइडलाइन है, छोटी सी चीज आपने डिस्कस करनी है, देन इसके बाद सिर्फ एक गाइडलाइन, देन फिनिश हो गया। तो देखो गाइडलाइन 5 आपको क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोल रहा है समटाइम्स FGI इज नीडेड ड्यूरिंग अ सिंथेसिस बिकॉज इट अल्टर। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक होके आफ्टर कर दिया है, तो ये अल्टर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है बिकॉज इट अल्टर द डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है ना कभी कभार जब भी आप सिंथेसिस कराते हैं, रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं, तो वहां पे आपको FGI की नीड होती है। क्यों होती है, बिकॉज क्या होता है, कुछ ग्रुप आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके बोल सकते हो आपके कंपाउंड के डायरेक्टिंग इफेक्ट को ही चेंज कर देते हैं। इसका मतलब अब पहले आपको मैं समझाती हूँ बाय एग्जांपल, देन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, ये गाइडलाइन समझ में आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको शो किया गया है, ये है आपका टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, और वही चीज है, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, और आपसे बोला गया है कि चलो इस मॉलिक्यूल को आप सिंथेसाइज करो। बट प्रॉब्लम यही है कि ये टारगेट मॉलिक्यूल मतलब बनाना क्या है ये आपको पता है, लेकिन ये बनेगा किससे ये आपको पता नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज कराओगे, यानी कि इस टारगेट मॉलिक्यूल को इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ोगे, और तब तक तोड़ोगे जब तक ये इजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होता। और जब ये इसका इजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल आपको मिलेगा तो उस मटेरियल को आप मार्केट से बाय करेंगे एंड देन उनके थ्रू अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो उससे पहले क्या करना है, आपने पहले सीखना है कि ये टारगेट मॉलिक्यूल कौन से फ्रेगमेंट में टूटेगा। ये चीज आपने करनी है बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आप क्या कराओगे, अपने टारगेट मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन। ओके, अब सुनिएगा, अब देखो डिस्कनेक्शन यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रॉपर करेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू लेके चलूं तो सबसे पहले ये बोल रहा है आपने क्या कराना है, FGI यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराना है। और बाई फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आप ये जो CCl3 है इसे किस में कन्वर्ट करोगे, CH3 में। अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ इसको मैं बाई टेबल आपको शो कराऊंगी अभी नीचे। अभी जस्ट इतना देखो कि यहाँ पे लिखा है CCl3 किस में कन्वर्ट हुआ, CH3 में। उसके बाद जाके यहाँ पे डिस्कनेक्शन हुआ, किसका डिस्कनेक्शन हुआ, CX डिस्कनेक्शन। CX मतलब कार्बन एंड X मतलब क्लोरीन का डिस्कनेक्शन हुआ। और ये डिस्कनेक्शन आपको पता है अगर ये ग्रुप आपका डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जब आप इस क्लोरीन को अगेन इस यहाँ पे अपनी बेंजीन के साथ ऐड करना चाहेंगे तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेंगे, बाय क्लोरीनेशन। तो हमने नीचे लिख दिया क्लोरीनेशन। इतनी चीज क्लियर आई। अब बात ये है ना कि देखिए हमने यहाँ पर को क्या कराया, FGI कराया। अगर हम नहीं कराते तो क्या होता, देखो अगर नहीं कराते तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी तो कर सकती थी ना कि जो हमारी जो ये स्पीसीज है इसमें मैं FGI कराने के बजाय डायरेक्ट यहाँ इसको लेके चलती, यहाँ से मैं इस बॉन्ड को क्लीव करती, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को क्लीव करती और क्लोरीन मेरा बाहर निकल जाता और मेरे पास क्या बनती, ये आपकी बेंजीन रिंग और इसके बेस में CCl3 यानी कि बेंजो ट्राइक्लोराइड मेरे को मिल जाता। और बेंजो ट्राइक्लोराइड जो कि आपकी कुछ इस टाइप की स्पीसीज है, आप देख लीजिए आपकी जो CCl3 वाली जो स्पीसीज है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये भी तो इजीली अवेलेबल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो हम डायरेक्टली इसको लेते, देखो ना मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे FGI नहीं कराती, ये FGI नहीं कराती, ये स्टेप को यहाँ से स्किप कर देती, इसके बजाय मैं डायरेक्टली क्या करती, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेती, इसमें इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ती। अगर ये बॉन्ड मेरा क्लीव होता तो मुझे क्या मिलती, बेंजीन, इसके साथ CCl3 और यहाँ पे मेरे को क्या मिलता, क्लोरीन। इतनी चीज क्लियर आ रही, ये ठीक है, ये स्पीसीज मिलती। अब मैं क्या करा सकती थी, डायरेक्ट यहाँ पे बाय क्लोरीनेशन इसको ऐड करती तो मुझे टारगेट मॉलिक्यूल मिलता, बिकॉज ये भी अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने यहाँ FGI क्यों कराया, FGI करा के मैंने CCl3 को CH3 में क्यों कन्वर्ट किया। अब इसका रीजन आपको समझना है, इसका रीजन क्या है, वही आसान सा रीजन देखिए। अगर आप क्या है डायरेक्टली CCl3 को लेते, ये वाली स्पीसीज लेते और क्लोरीन को ऐड करते तो आपको क्या पता चलता, ये जो आपका CCl3 ग्रुप है ये आपका कैसा ग्रुप है, मैंने टेबल में दिखाया हुआ है। ये जो आपका CCl3 ग्रुप है वो एक टाइप का मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे डिस्कनेक्शन कराते बिना फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के, तो आप जिस यहाँ पे क्लोरीन को जब ऐड करते तो आपको पता चलता है ये CCl3 तो कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि ये चाहता, ये CCl3 ग्रुप ये चाहता कि जो बाहर से अपकमिंग ग्रुप है, जो बाहर से क्लोरीन आ रहा है वो कौन सी पोजिशन में आए, मेटा पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन मेटा पोजिशन ये हो गई, या ये वाली पोजीशन में या ये वाली पोजीशन में। तो जब आप इसको ऐड करते तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती, यहाँ पे आपको CCl3 मिलता और यहाँ पे आपको क्या मिलता, क्लोरीन। तो देखो क्या ये प्रोडक्ट हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, नहीं है, समझ में आया। तो हुआ क्या, इस CCl3 ग्रुप ने क्या कर दिया, रिंग को डीएक्टिवेट किया, जिसकी वजह से क्लोरीन हमारे जो डिजायरेबल पोजीशन है वहां पर नहीं आ पाया और कौन सी पोजीशन में चला गया, मेटा पोजीशन में चला गया। तो मेटा प्रोडक्ट तो हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ऑर्थो प्रोडक्ट, और या फिर आप बोल सकते हो पैरा प्रोडक्ट। हमको यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या चाहिए, पैरा प्रोडक्ट। यानी कि ये जो आपका CCl3 ग्रुप है इसकी पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन में आपको चाहिए क्लोरीन। तो इसके लिए आपने क्या किया, अपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई हुई है, देखिए ये टेबल है, ये आपको बताती है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे मेटा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है आपके मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप कभी भी COH में कन्वर्ट हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप आपके CHO में कन्वर्ट हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप आपका CCl3 एंड CF3 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और अगर आप इसे ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो NO2 ग्रुप को आप NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया, मतलब मैं आपको जस्ट इतना बोलना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या कहाँ है, इस CCl3 में। ये CCl3 ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग, ये चाहेगा बाहर से जो भी ग्रुप आ रहा है वो मेटा पोजीशन में आए। अगर आप मेटा पोजीशन में लगाएंगे तो आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, आप इस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जब आप इस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने इस टेबल में यही बताया है कि कौन सा ग्रुप आपका कौन सी ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को मेटा में कन्वर्ट करना है
तो आप ये कर सकते हैं। आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है CCl3, अगर आप इसे ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाय FGI आप यहाँ पे, ये सब के सब बाय FGI है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के थ्रू क्या है आप क्या कर सकते हैं, इसे मिथाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि हमने क्या किया, अपने टारगेट मॉलिक्यूल में सबसे पहले FGI कराया, FGI की वजह से ये जो CCl3 है वो CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब CH3 है, अब आप यहाँ से सिंपल से अपने क्लोरीन को निकालो। अब जब आप क्लोरीन को ऐड करोगे, देखो ये आपका डिस्कनेक्शन है, कनेक्शन क्या होगा, यानी कि ये आपकी रेट्रोसिंथेसिस है, सिंथेसिस क्या होगी उसी की उल्टी। तो आप क्या कराएंगे, जब इसका एडिशन कराएंगे, क्योंकि आपका जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आप क्या करोगे कि आपका क्लोरीन को आप पैरा पोजीशन में प्रेफर करोगे, तो ये ग्रुप की वजह से क्लोरीन पैरा पोजीशन में आएगा। तो क्लोरीन जैसे ही पैरा पोजीशन में आएगी तो ये आपको ये स्पीसीज मिलेगी। देन आप FGI के थ्रू आप यहाँ पर को क्या कर सकते हैं, इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को मेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको फाइनली आपका टारगेट मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये तो आपका डिस्कनेक्शन था। अब इसका कनेक्शन मैं आपको शो करूं तो होप क्लियर आया होगा, ठीक है। आपको आपने क्या करना है, एक ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करना है बाय FGI, और क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। तो देखो वही लिखा है, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ओके। ये देखो ये आपका, सॉरी ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल, मैं गलत टर्मोलॉजी यूज कर रही हूँ, आप मत कीजिएगा। ये आपका टारगेट है, ये स्टार्टिंग मटेरियल। तो आपने अपना स्टार्टिंग मटेरियल लिया, क्लोरीन लिया, और यहाँ पे बाय क्लोरीनेशन क्या किया, क्लोरीन को ऐड किया। अब क्लोरीन कौन सी पोजीशन में जाके ऐड होगा, देखो वही चीज है ना, यहाँ पे क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज है, तो आपने इसमें क्या कर दिया, दूसरा क्लोरीन ऐड कर दिया। देखो अब आप बोलेंगे क्लोरीन तो नेगेटिव स्पीसीज होती है, लेकिन जब आप Cl2 की बात करेंगे तो एक क्लोरीन को आप नेगेटिव, एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं जनरली। तो हमने यहाँ पे Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हम क्या करेंगे, जब इस क्लोरीन को अप्रोच कराएंगे तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन होगा, जिस पोजीशन में भी ये जा रहा है, ये कौन सी पोजीशन में जा रहा है, पैरा पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन में जा रहा है। तो इस पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ अप्रोच करते हुए बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लोरीन को ऐड किया, और जब ये क्लोरीन के साथ ऐड हो गया तो अब आप क्या करेंगे, CH3 ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे CCl3 में। कैसे करेंगे, बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 आपने क्या किया, CH3 को कन्वर्ट कर दिया CCl3 में, और आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। पर गाइडलाइन आपको यही बोल रही है कि कभी कभार हमको डायरेक्टली क्या है, FGI की नीड होती है। क्यों होती है, बिकॉज कुछ ग्रुप आपके क्या होता है, डायरेक्टिंग इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा CCl3 क्या है, हमारे Cl की डायरेक्शन को अल्टर कर रहे थे, इसकी पोजीशन थी पैरा, बट ये कौन सी पोजीशन में भेजते थे, मेटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, FGI कराई। बस इतनी सी गाइडलाइन है आपकी, इतना कर लेंगे। ये है गाइडलाइन 5th, ओके। अब लास्ट गाइडलाइन बचती है गाइडलाइन 6। तो गाइडलाइन 6 थोड़ी सी आई थिंक लंबी है, थोड़ी सी रिएक्शन आपकी थोड़ी लंबी है, बट बहुत आसान है, सुनिएगा हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो देखो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वाली स्लाइड नीचे आ गई है, ये एक्चुअल में यहाँ होनी चाहिए, बट कोई नहीं, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट गाइडलाइन है गाइडलाइन 6। तो सुनिएगा गाइडलाइन 6 आपको क्या बोल रही है। ये बोल रहा है, if in a target molecule the two ortho para directing group are lies at a meta position to each other, in this case we added a dummy amino group and the dummy amino group can be removed by diazotization during a synthesis, okay। तो ये बोल रहा है, देखिए सिंपली इतना बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपको एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जिस टारगेट मॉलिक्यूल में आपके दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है, बट वो दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है। देन उस केस में क्या आपकी नॉर्मल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी उसको मैं बाय एग्जांपल आगे शो करूंगी। अभी जस्ट इतना माइंड पर रखो कि सपोज आपको एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाए जिसमें आपके ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और दो सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक दूसरे की मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है, देन उस केस में नॉर्मल सिंथेसिस तो आपकी नहीं होगी। नॉर्मल सिंथेसिस कराने के लिए आप बाहर से एडिशनल ग्रुप को यूज करेंगे, जिसे आप बोलते हैं डमी ग्रुप। और हम बोल सकते हैं कि हम बाहर से क्या है, एक एडिशनल डमी ग्रुप का यूज करते हैं, और वो डमी ग्रुप क्या होता है आपका अमीनो ग्रुप। हम बाहर से क्या एक अमीनो ग्रुप का यूज करेंगे, और उस अमीनो ग्रुप को क्या है देन वापस से जब हम सिंथेसिस कराएंगे तो उसको हम एलिमिनेट तो कर देंगे, बिकॉज वो तो हमने बाहर से ऐड किया हुआ है। तो हम जस्ट उसका एलिमिनेशन कराएंगे, और उसकी हेल्प से क्या होगी, हमारी जो सिंथेसिस है, हमारा जो डिस्कनेक्शन है, वो बहुत आसानी से प्रोसीड हो जाएगा। तो कैसे होगा आप सुनिएगा, क्यों हमें डमी अमीनो ग्रुप की जरूरत होगी वो भी मैं आपको शो कराऊंगी कि अगर डमी अमीनो ग्रुप हम यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सुनिएगा आसान सा है, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले रेट्रोसिंथेसिस वही है, आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाएगा और बोला जाएगा ये टारगेट मॉलिक्यूल बनाओ, लेकिन आपको बनाना क्या है वो तो पता है, बट किससे बनाना है वो नहीं पता। तो क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाएंगे और अपने टारगेट मॉलिक्यूल को उसके छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ेंगे, और तब तक तोड़ेंगे जब तक वो इजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए इस टारगेट
मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर हाइड्रोक्सी की बात करें तो हाइड्रोक्सी आपकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। आपका NH2 की बात करें ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। लेकिन COH की बात करें तो ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसमें प्रेजेंट है 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप है आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो एक दूसरे की मेटा पोजीशन में, जैसे हाइड्रोक्सी की ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, NH2 के लिए ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। तो हमारी यही सिचुएशन क्रिएट होगी कि हमारे पास एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन में है। इट मींस यहाँ पे हम लोग डमी अमीनो ग्रुप का यूज करेंगे। कैसे करेंगे सुनिएगा। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, इसको इसके छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। तो सबसे पहले आप कराएंगे FGI आपने कहां से कराया, देखो जो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को आपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे कन्वर्ट किया। कैसे किया, जो मैंने आपको यहाँ पे टेबल शो की थी, कहाँ गई वो टेबल, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक टेबल शो की, ये है नीचे देखिए। हमने बोला था ये देखो NH2 आपका क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसको आप FGI के थ्रू किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, NH2 में। NH2 आपका क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये बहुत इजी कन्वर्जन होता है। तो हमने क्या किया, इस NH2 को जो कि आपका कैसा था, NH2 जो कि आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, इसे हमने NO2 में कन्वर्ट कर दिया जो कि आपका क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। तो हमने लिखा FGI हमने कराया, और NH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, NO2 में। अब ये जो NO2 है ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, COH भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया, OH आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करा, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर से डमी अमीनो ग्रुप को ऐड करेंगे। अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 को हम बाहर से ऐड करेंगे। अब बात आती है NH2 ग्रुप कौन सी पोजीशन में जाके अटैच हो। अब हमको इसको देखने के लिए क्या करना होगा, हमने देखना होगा कि इस बेंजीन रिंग में कौन से ग्रुप प्रेजेंट है और ये कौन से मतलब ये जो ग्रुप्स हैं वो कौन सी पोजीशन प्रेफर कर रहा है आपके बाहर से, जो आपका एक्सटर्नल, जो आपका बाहर से जो आपका ग्रुप आ रहा है उसके लिए कौन सी पोजीशन को प्रेफर कर रहा है। तो हमने जस्ट क्या किया, देखिए तो देखिए अब हमने क्या करना है, बाहर से डमी अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप को ऐड करना है। अब वही बात आ गया है, NH2 ग्रुप ऐड तो होगा बेंजीन में, बट बेंजीन के पास तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 साइड्स प्रेजेंट है। इन 3 साइड्स में से कौन सी साइड पे जाके आपका NH2 अप्रोच करेगा वो देखना है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो रिंग है, आपके पास जो बेंजीन रिंग है इसमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। बिकॉज ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है यही बताएंगे कि जो बाहर से आपका अपकमिंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में अप्रोच करेगा इन तीनों पोजीशन में से। तो अब हम देख लेंगे NO2 आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये प्रेफर करेगा कि आपका जो बाहर से NH2 ग्रुप आ रहा है वो कौन सी पोजीशन में आए, मेटा पोजीशन में आए। तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये बेटा पोजीशन हो गई, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, यहाँ आपकी मेटा पोजीशन प्रेफर है। NH2 के अकॉर्डिंग ग्रुप आपका यहाँ आना चाहिए। लेकिन हाइड्रोक्सी के अकॉर्डिंग, हाइड्रोक्सी आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपका ग्रुप क्या है, एक ऑर्थो वाला इस पोजीशन में आ सकता है, एक पैरा यानी कि ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा यानी कि किस पोजीशन में आ सकता है। लेकिन अगर मैं COH के थ्रू जाऊं तो COH है आपका मेटा डायरेक्टिंग। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्रुप आना चाहिए वो कौन सी पोजीशन में आना चाहिए, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हुई, ये आपकी मेटा पोजीशन हुई, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो ज्यादा चांसेस आपको यहाँ के इस पोजीशन के हैं, तो आप क्या करोगे, अपने NH2 ग्रुप को कहाँ प्रेफर करोगे, इस पोजीशन में। समझ में आया, ये मेटा डायरेक्टिंग है यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ और यहाँ आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को प्रेफर करेंगे। हमारा डमी अमीनो ग्रुप क्या है, इस पोजीशन में आके अप्रोच करेगा। तो डमी अमीनो ग्रुप देखो NH2 ग्रुप को मैंने इस पोजीशन में ही जाके अटैच करा दिया। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप क्या करेंगे, अब आपने डमी अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, अब बस अपनी नॉर्मल रिएक्शन करते रहो, नॉर्मल डिस्कनेक्शन कराते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली डिस्कनेक्शन कराओगे, कैसे कराओगे, देखो सबसे पहले आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप आपके पास है तो NO2 को आप निकाल सकते हैं बाई CN डिस्कनेक्शन, और नाइट्रेशन के थ्रू जोड़ भी सकते हैं। तो ऊपर हमने लिखा CN डिस्कनेक्शन हुआ, नाइट्रेशन के थ्रू हम इसे ऐड करेंगे, तो ये स्पीसीज हमारी बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर NH2 था उसको हमने NO2 में कन्वर्ट किया, सिमिलरली अगेन आपके पास NH2 है, इसको भी हम NO2 में कर सकते हैं। तो हमने FGI कराई और इस NH2 को अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया, NO2, और सेम हाल इसका भी हुआ। हमने NO2 में यहाँ पे अगेन क्या किया, CN डिस्कनेक्शन कराया, CN डिस्कनेक्शन करा, और ये डबल एरो है, ठीक है, मैंने ब्रॉड लाइन से कर दिया, ये डबल एरो है। और हमने क्या किया, यहाँ हमने CN डिस्कनेक्शन कराया और बाय नाइट्रेशन हम इसे वापस से ऐड करेंगे, हमने ऐसा बोल दिया। तो अगर ये ग्रुप भी चला जाएगा तो अब आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, इसके पास हाइड्रोक्सी एंड COH ग्रुप यानी कि सैलिसिलिक एसिड आपके पास यहाँ पर को ऑब्टेन हो गया। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या हुआ, देखो ये जो एसिड है ये तो इजिली अवेलेबल है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ये एसिड इजिली अवेलेबल, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो हम इसके बाद फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं, डिस्कनेक्शन करा
करा सकते हैं, बट हम नहीं कराएंगे बिकॉज ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो क्यों कराएं। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो कुछ नहीं किया आपने, जो नॉर्मल डिस्कनेक्शन आप कराते थे वही किया आपने, बस इतने देखा कि यहाँ पे आपका जो ग्रुप्स है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो एक दूसरे की मेटा पोजीशन में है, इस वजह से हमने डमी ग्रुप को ऐड किया। और क्यों करा, क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट देखो आपने इतनी चीजें माइंड पर रखनी है कि अगर दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा पोजीशन में है तो डमी ग्रुप ऐड कर दीजिए। तो डमी ग्रुप आप पहले स्टेप में ही कर सकते थे, बट उससे पहले आपको देखने को मिला कि यहाँ पे है NH2 ग्रुप जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NH2 तो आसानी से NO2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो पहले आपने FGI करा दिया और इसे NO2 में कन्वर्ट कर दिया। अब NO2 में कन्वर्ट कर दिया, अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, बाहर से डमी अमीनो ग्रुप को ऐड करेंगे। अब डमी अमीनो ग्रुप के लिए पोजिशन तो यही है सबसे बढ़िया, तो हमने NH2 को ऐड कर दिया। बस अब हम क्या कर सकते हैं, बाई CN डिस्कनेक्शन करा सकते हैं, नाइट्रेशन के थ्रू हम अगेन ऐड कर सकते हैं। तो हमने बोला नाइट्रेशन के थ्रू हम एडिशन कराने वाला है, तो हम यहाँ CN डिस्कनेक्शन करा के इस NO2 ग्रुप को निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये डमी अमीनो जो है NH2 है, इसे भी NO2 में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने NH2 को किस में कन्वर्ट किया, NO2 में, तो FGI के थ्रू ये NO2 में कन्वर्ट हुआ। और जैसे इस NO2 को आपने CN डिस्कनेक्शन से निकाला था, वैसे आपने इसे भी निकाल दिया, बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। बट ये सैलिसिलिक एसिड एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप यूज करेंगे। इतनी चीज आई। अब क्या होगा, देखो आपने डिस्कनेक्शन करा दिया, अब कनेक्शन कराइए। कनेक्शन में क्या करना है, ये स्टेप्स को आप उल्टे फॉलो करते जाएंगे, समझ में आया। यानी कि सैलिसिलिक एसिड लेंगे, इसमें आप नाइट्रेशन कराएंगे तो आपका NO2 ग्रुप ऐड होगा, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कराएंगे तो NO2 आपका NH2 में कन्वर्ट होगा, देन अगेन नाइट्रेशन कराएंगे तो आपका NO2 ग्रुप दोबारा ऐड होगा, देन NO2 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, NH2 में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ आपने डमी अमीनो ग्रुप ऐड किया है, फिर आप डमी अमीनो ग्रुप को निकालेंगे बिकॉज वो आपका रिएक्शन में था नहीं, आपने जस्ट ऐड किया है, देन आप उसे निकालेंगे तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। कैसे मिलेंगे, बाय सिंथेसिस। मैं आपको शो करती हूँ, देखो आसान है, सुनिएगा। देखिए फर्स्टली आपने अपना स्टार्टिंग मटेरियल लिया सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या कराना है, NO2 ग्रुप को ऐड करना है। देखो हमने क्या किया था, नाइट्रेशन किया था, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे और NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे। और देखिएगा NO2 ग्रुप आपकी बिल्कुल सही पोजीशन में अप्रोच करेगा। तो ये है सैलिसिलिक एसिड। हमने रिएक्शन कंडीशन में HNO3 और H2SO4 लिया, यानी कि यहाँ पे हम क्या कराने वाला है, नाइट्रो ग्रुप का, सॉरी NO2 ग्रुप का क्या करने वाला है, एडिशन करने वाला है। तो देखो NO2 ग्रुप आपकी कौन सी पोजीशन में ऐड होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके सैलिसिलिक एसिड में जो ये दो ग्रुप आपके सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये कौन सी पोजीशन प्रेफर कर रहे हैं। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सी पोजीशन प्रेफर कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। तो देखो ऑर्थो पोजीशन ये हो गई, ये मेटा हो गई, ये पैरा होगी, तो ये दो पोजीशन कौन प्रेफर कर रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कि इसका कहना है कि बाहर से जो ग्रुप आ रहा है वो इन दोनों पोजीशन में जाए, ओके। और COH ग्रुप कौन सी पोजीशन प्रेफर कर रहा है, मेटा। यानी कि ये बोलेगा बाहर से जो ग्रुप आ रहा है वो कौन सी पोजीशन में जाए, मेटा। तो ये ऑर्थो, ये मेटा। तो देखो दोनों आपकी, अगर इन दोनों के लिए हम लोग देखें तो ये हाइड्रोक्सी के अकॉर्डिंग इन दोनों पोजीशन में जाएगा, COH के ग्रुप के अकॉर्डिंग इस पोजीशन में जाएगा। तो देखो दोनों के अकॉर्डिंग ये पोजीशन प्रेफर हो रही है, तो हम NO2 को कौन सी पोजीशन में डालेंगे, इस पोजीशन में डालेंगे। तो देखो आपने वही किया है, आपने क्या किया है, NO2 ग्रुप को कौन सी पोजीशन में डाल रखा है, मेटा पोजीशन में डाल रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस NO2 ग्रुप को ऐड कर दिया इस मेटा पोजीशन में। इतनी चीज क्लियर है, और इसी पोजीशन में आपने आगे भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सही सही हम जा रहे हैं। देन आपने क्या किया, यहाँ पर FGI किया, रिडक्शन करा के NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में। तो SN और HCl की प्रेजेंस में आपका FGI हुआ, और NO2 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने यही तो किया था, नाइट्रेशन करा के NO2 ऐड किया, देन हमने FGI करा के इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, NH2 में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद हमने वापस से एक नाइट्रो ग्रुप की बात की, हमने अगेन नाइट्रेशन किया था, अपने NO2 ग्रुप को निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, बाय नाइट्रेशन NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे, दूसरे NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, अगेन मैंने रिएक्शन कंडीशन में HNO3 और H2SO4 लिया और नाइट्रेशन करा, यानी कि एक और NO2 ग्रुप को ऐड किया। अब वही चीज आ जाती है, NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेफर करेगा, वो किस पे डिपेंड करेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो अब आगे से मैं बताती हुई आ रही हूँ कि कौन सी पोजीशन, ये बोलेगा ऑर्थो पैरा, ये बोलेगा मेटा एंड ये बोलेगा ऑर्थो पैरा। तो अगर इन तीनों के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको पता चलेगा ये जो पोजीशन है, ये जो ऑर्थो पोजीशन आपके NH2 के अकॉर्डिंग, ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये ज्यादा प्रेफर होने वाली पोजीशन है, यानी कि इस पोजीशन में आपका नाइट्रेशन होगा। तो आपका NO2 ग्रुप क्या है, इस पोजीशन में आके बैठ गया। तो देखो हमने इतना तो काम अपना पूरा कर दिया, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, अब आपने किया था डमी अमीनो ग्रुप यहाँ पे ऐड, तो पहले आप इस डमी अमीनो ग्रुप को, ये जो आपका NH2 ग्रुप है, इसे आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। या फिर आप पहले क्या कर सकते हैं, FGI भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। FGI करेंगे तो आपका NO2 ग्रुप, जैसे आपने NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया था, इस NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले हमने जस्ट FGI करा दिया, सॉरी, हमने यहाँ पर को क्या करा है, पहले ये डमी अमीनो ग्रुप जो आपने ऐड किया था इसे रिमूव किया है। तो डमी अमीनो ग्रुप को पहले हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, NaNO3 और HCl के साथ, देन H3PO2 के साथ जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो ये जो डमी अमीनो ग्रुप है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, ये तो जस्ट हमने ऐड किया था, इसका कोई भी यूज नहीं है, तो हमें ये स्पीसीज मिली। देन वही हुआ, NO2 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में, अमीनो ग्रुप में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन कराया SN और HCl की प्रेजेंस में, और रिडक्शन के थ्रू क्या हो गया, NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2। तो देखो ये स्पीसीज तो आपके पास थी, तो बन गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो हमने क्या किया, देखो ये चीज को, ये जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे इसी को उल्टा कर दिया है। बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये कि आपने एक डमी अमीनो ग्रुप ऐड किया बस, और क्यों किया अब इसको आपको पता चलेगा नीचे। तो देखो ना, अगर मैंने डमी अमीनो ग्रुप ऐड नहीं किया होता तो मैं रेट्रोसिंथेसिस तो करा देती, और बाय रेट्रोसिंथेसिस मुझे सैलिसिलिक एसिड ही मिलता, लेकिन जब मैं सिंथेसिस कराती तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी होती। कैसे, देखो ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या शो किया गया है, ये बोल रहा है ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, आपको सैलिसिलिक एसिड मिला, और आपने इसमें नाइट्रेशन कराई, यानी कि आप इसमें NO2 ग्रुप को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब NO2 ग्रुप ऐड कौन सी पोजीशन में होगा इस बेंजीन रिंग में, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहता है, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसके अकॉर्डिंग जो भी बाहर से ग्रुप आ रहा है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन में हो। तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये आपकी मेटा पोजीशन, ये होगी पैरा पोजीशन। तो हाइड्रोक्सी के अकॉर्डिंग ये दोनों पोजीशन प्रेफर है, ओके। और आपका जो COH है ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसके अकॉर्डिंग जो बाहर से ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन में आएगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। तो देखो हुआ क्या, हाइड्रोक्सी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारा जो NO2 ग्रुप है वो इस पोजीशन में आएगा, तो देखो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन COH के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इस पोजीशन में आएगा, तो देख लो NO2 ग्रुप आपका इस पोजीशन में लगेगा। तो देखो हमको क्या है, हमने अगर बिना अमीनो ग्रुप, बिना डमी ग्रुप के अगर हम लोग अपनी रिएक्शन कराएंगे, सिंथेसिस कराएंगे, तो हमको क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन ये दोनों ही प्रोडक्ट हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज हमें जो हमारा NH2 चाहिए वो कौन सी पोजीशन में चाहिए, इस पोजीशन में चाहिए, बट मिल कहाँ रहा है, इन दोनों पोजीशन में। तो हमारी क्या होती है, अगर हम नॉर्मल सिंथेसिस कराएंगे तो डिफिकल्टी आएगी, रेट्रोसिंथेसिस तो हो जाएगी लेकिन सिंथेसिस नहीं होगी। सिंथेसिस के टाइम पे जो आपका NO2 ग्रुप आएगा वो इन दोनों पोजीशन में जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमें इस पोजीशन में चाहिए। तो इस पोजीशन में आने के लिए हमको क्या है, बाहर से डमी अमीनो ग्रुप हमने यूज किया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो हमारा डिजायरेबल बना, तभी हमारा प्रोडक्ट डिजायरेबल बना। वरना हमारा क्या है, जो NO2 ग्रुप था वो यहाँ पे ऐसी पोजीशन में जाके बैठता। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जस्ट हमारी कौन सी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन नंबर 6, जो ये बोलती है कि अगर आपको कभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे की मेटा पे दिखते हैं तो वहां डमी ग्रुप ऐड कर ही दीजिए, बिकॉज अगर आप डमी ग्रुप नहीं कराएंगे, नॉर्मल अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो डिस्कनेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन के टाइम पे आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बस ये थी आपकी 6 गाइडलाइन। तो ये हमने 6 गाइडलाइन डिस्कस कर ली। होप आपको ये 6 गाइडलाइन अच्छे से क्लियर आई होंगी। तो आप इसी तरीके से जो मैंने हमको समझाया, इसी तरीके से एग्जाम पे अपना मटेरियल पुट कीजिएगा, तो देखिए डेफिनेटली आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करें, काफी लेंथी लेक्चर हो गया आई थिंक। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर्ड इवेंट इन एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो देखिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए भी जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।